नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जगजीत सिंह। आप सभी का वेलकम है जेएनपी क्लासेस में। 10th सीबीएसई मैथ में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल का यह है वीडियो लेक्चर नंबर 5। इसके पहले जिन बच्चों ने 4 वीडियो लेक्चर्स इस चैप्टर के नहीं देखे हैं वो लोग फेसबुक पेज या फिर यूट्यूब चैनल जेएनपी क्लासेस पर जा करके इसके पहले की वीडियो लेक्चर्स को वहां पर देख सकते हैं। आज हम लोग करेंगे एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन यहां पर सामने लिखा हुआ है, एक नजर हम लोग पहले क्वेश्चन को देख ले पढ़ करके। क्वेश्चन आपसे बोल क्या रहा है, गिवन द लीनियर इक्वेशन दिस, यानी कि एक लीनियर इक्वेशन आप लोगों को इन लोगों ने दी हुई है। कौन सी? 2x + 3y - 8 = 0। फिर राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, एक और लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में लिखने के लिए आपसे बोली जा रही है, लेकिन किस कंडीशन का रिगार्डिंग? सच दैट, इस तरीके से आप इसको लिखिए कि ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर सो फॉर्म, कि यानी एक इक्वेशन जो आपने लिखी और एक जो दी गई है, इस तरीके से जो पेयर बन जाए, पेयर सो फॉर्म, इस तरीके से जो पेयर बन जाए लीनियर इक्वेशन का, उसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन फर्स्ट पार्ट में ये हो, सेकंड पार्ट में ये हो, थर्ड पार्ट में ये हो। मतलब कि हर एक पार्ट के लिए हम लोगों को एक एक लीनियर इक्वेशन का एग्जांपल यहां पर लिखना है। तो ठीक है, लिख देंगे, लेकिन लिखने से पहले हमको ये पता चल जाए कि हमें कब आखिर पता चलेगा कि जो लाइन हम लोग लिख रहे हैं वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी, या इसको सेटिस्फाई करेगी, या इसको सेटिस्फाई करेगी। सो प्रीवियस वीडियो लेक्चर में बच्चों हम लोगों ने बात ये करी थी, अगर हमारे पास दो लीनियर इक्वेशंस जनरल फॉर्म में मान लिया a1x + b1y + c1 = 0, एक ये, और दूसरी लीनियर इक्वेशन a2x + b2y + c2 = 0 हो, तो इसमें आपको मैंने रेशियो फाइंड करना सिखाया था कि आप रेशियो a1/a2 फाइंड कर लोगे, रेशियो b1/b2 फाइंड आउट कर लोगे, और रेशियो c1/c2 आप लोग फाइंड आउट कर लोगे। अब रेशियो फाइंड आउट करने के बाद अगर इफ a1/a2 ≠ b1/b2 आ जाए, तो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द गिवन लाइंस वो हो जाएगा इंटरसेक्टिंग लाइंस। अगर रेशियो a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 हो जाए, तो इन्हीं लाइंस का ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा कोइंसिडेंट लाइंस। अगर रेशियो a1/a2 = b1/b2 ≠ c1/c2 आ जाए, तो इन्हीं गिवन लाइंस का ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन कहलाएगा पैरेलल लाइंस। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट पार्ट से। सो फर्स्ट पार्ट में एक इक्वेशन तो ये है, एक इक्वेशन हम लोगों को यहां पर लिखनी है इस तरीके से कि वो इंटरसेक्टिंग लाइंस वाली कंडीशन को फुलफिल कर दे। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए रेशियो के रिस्पेक्ट में हम लोगों के माइंड में क्या बात इस वक्त चलेगी? ये चलेगी a1/a2 ≠ b1/b2 बस किसी तरीके से सेट हो जाए, क्योंकि अगर ये चीज सेट हो जाएगी तो ये कंडीशन, मतलब कि इंटरसेक्टिंग लाइंस वाली कंडीशन हमेशा सेटिस्फाई होगी। यानी कि हमें चाहिए a1/a2 ≠ b1/b2। तो ये लाने के लिए आप लोग इस x वाले नंबर में, फिर से सुनिए, x वाले नंबर में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करिए, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, किसी भी नंबर से।
हमने इसमें मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, तो 2 का डबल बच्चों कितना हो गया 4x। ठीक, 2 का डबल बच्चों कितना हो गया 4x। अब जिस नंबर से आपने x में मल्टीप्लाई किया है उस नंबर को आप छोड़ दीजिए। अब किसी दूसरे नंबर से हम लोगों को y वाले में मल्टीप्लाई करना है। तो दूसरा नंबर आपने मान लिया 4 है, आपने इसमें मल्टीप्लाई कर दिया 4 से, तो 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा 12 और आगे y। ये नंबर आप चाहो तो यहां पर एज इट इज कर दो कॉपी, या इसमें भी किसी तीसरे नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। वो मान लेते हैं 5 है, तो आपने इसमें मल्टीप्लाई कर दिया 5 से, 8 5 से कितना हो गया 40 और इधर इक्वल टू 0। फर्स्ट इक्वेशन इन्होंने आपको यहां पर पहले से दी हुई है, वो इक्वेशन हमने यहां पर उठा करके कर ली कॉपी। और ये कंडीशन लाने के लिए आपने क्या किया, इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर इसमें अब हमको 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, आपने इसमें मल्टीप्लाई करा दिया 4 से, तो वो हो गया 4 3 12। अब देखिए, अगर हम लोग इन गिवन इक्वेशन की हेल्प से ये रेशियोज फाइंड आउट करेंगे तो देखते हैं जरा यहां पर क्या आता है। तो इस इक्वेशन को हमने कंपेयर किया इसके साथ, फर्स्ट इक्वेशन को आपने यहां कंपेयर किया फर्स्ट वाली जनरल इक्वेशन के साथ। तो x के साथ 2 है, x के साथ a1 है, a1 कितना आ गया 2, y के साथ b1 है, y के साथ 3 है, तो b1 कितना आ गया 3। फिर सेकंड इक्वेशन को आपने कंपेयर किया सेकंड वाली जनरल फॉर्म के साथ, x के साथ 4 है, x के साथ यहां पर क्या लिखा हुआ है a2, मतलब कि a2 की वैल्यू कितनी हो गई 4। फिर y के साथ यहां पर 12 है और y के साथ यहां पर b2 है, मतलब b2 की वैल्यू हो गई 12। अब आप देखिए जरा a1 अपॉन a2, a1 अपॉन a2 देखते हैं जरा कितना आता है, ये 2 है और a2 की वैल्यू यहां पर कितनी आ चुकी है 4, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो a1 by a2 हो गया 1/2। b1 by b2 आप जरा फाइंड आउट करिए यूजिंग द वैल्यूज ऑफ b1 एंड b2, तो b1 by b2 हो जाएगा, b1 की वैल्यू यहां पर है 3, यहां पर आपने पुट करा 3, फिर अपॉन लिखा b2 की वैल्यू कितनी है 12, आप यहां पर पुट करिए 12, तो ये हो गया 3 1 जा 3 और 3 4 जा 12, तो b1 by b2 आ गया 1/4। अब ये बताइए क्या 1/2 1/4 के इक्वल है? नहीं इक्वल है, मतलब आपने यहां पर क्या लिखा कि a1 by a2 नॉट इक्वल टू b1 by b2। तो अगर a1 by a2 नॉट इक्वल टू b1 by b2 इन दोनों के लिए आ रहा है, इसका मतलब इन दोनों का ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन कौन सा हो जाएगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस का। तो इस तरीके से फर्स्ट वाली कंडीशन के रिगार्डिंग हमें केवल ये वाली वहां पे लीनियर इक्वेशन को लिखना था, सच दैट कि इस तरीके का रेशियो, इस तरीके का जो पेयर बनेगा उसमें सेटिस्फाई हो जाए। तो वो यहाँ पर रेशियो इस वक्त यहाँ पर सेटिस्फाई हो चुका है, तो आपने आंसर में लिखा है। अब ये वर्किंग बच्चों आप लोगों को नहीं करनी है इसमें, क्योंकि आप लोगों को वेरीफाई करने के लिए इसमें इन लोगों ने नहीं बोला है। तो ये केवल आप लोगों को था समझाने के लिए, आपने लिखा फर्स्ट वाले केस के लिए जो हम लोग एक और लीनियर इक्वेशन लिखेंगे, वो आपने सिर्फ ये लिख दी कि लीनियर इक्वेशन इज 4x प्लस 12y माइनस 40 इक्वल टू 0। बस आप इतना यहां पर मेंशन कर दीजिएगा एज हियर a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2 आ रहा है। बस खत्म, इतना ही आप लोगों को आंसर में मेंशन करना है। आप चाहो तो
इसके रिगार्डिंग एक और इक्वेशन भी लिख सकते हो। इसमें आंसर आप लोगों का बच्चों फिक्स नहीं है, तो अगर आप वो इसमें लिखना चाहोगे तो सेम उसी तरीके से आप इसमें लिखने की कोशिश करिएगा। x में किसी नंबर से कर दो मल्टीप्लाई, मान लिया 6 से आपने किया तो 6 टू जा कितना हो गया 12x। अब y वाले में हमें 6 से केवल मल्टीप्लाई नहीं करना, नहीं करेंगे तो हमने इसमें मल्टीप्लाई कर दिया 5 से, 5 3 जा कितना हो गया 15, और 8 में आपने मान लिया कर दिया 2 से, तो 8 2 जा हो गया 16। तो जब आप इसमें और इसमें a1 by a2 b1 by b2 फाइंड करोगे वो चीज इक्वल नहीं आएगी, तो इक्वल नहीं लाना होगा। अगर इक्वल हम लोगों को नहीं लाना है तो आप सेम नंबर से मल्टीप्लाई कभी भी नहीं करोगे, तो हमेशा आप लोगों को ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होती हुई मिल जाएगी। सो आंसर इसमें बच्चों बहुत सारे हो जाएंगे, इसलिए आप आंसर पे यहाँ पर मत जाइएगा कि आपका आंसर एनसीईआरटी से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यहां तक आपका फर्स्ट पार्ट यहाँ पर हो गया पूरा सॉल्व। अब सेकंड वाले पार्ट में आपने देखा कि अगर हमें इसके साथ में एक ऐसी लीनियर इक्वेशन लिखनी है कि पैरेलल लाइन वाला केस सेटिस्फाई हो जाए, तो आपको याद आया कि भाई पैरेलल लाइंस का मतलब ये हो गया कि a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 नॉट इक्वल टू c1 by c2। तो इक्वल का मतलब ये हो गया कि हमें x और y में अब सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है, और नॉट इक्वल टू c1 by c2 का मतलब हुआ कि हमें इसमें सेम नंबर से मल्टीप्लाई यहां पर अब नहीं करना है। तो x और y में आप मल्टीप्लाई करोगे सेम नंबर से, और जिस नंबर से आपने x और y में मल्टीप्लाई किया है अब आप उस नंबर से इसमें मल्टीप्लाई बिल्कुल भी नहीं करोगे, तो ये केस हमेशा सेटिस्फाई हो जाएगा। तो इसके रिगार्डिंग आपने लिया, इसमें अब सोचिए आप इसमें किस नंबर से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं। मान लेते हैं 4, तो 4 से आपको इन दोनों में करना है मल्टीप्लाई, क्योंकि हम लोग चाहते हैं a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 आ जाए, तो दोनों में हमें सेम नंबर से इसमें यहाँ पे करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। तो 4 से हमने इसमें कर दिया 4 2 जा 8, फिर हो गया 4 3 जा 12। अब इसमें हमें 4 से मल्टीप्लाई यहाँ पे नहीं करना है, तभी वो आएगा नॉट इक्वल टू c1 by c2। तो 4 को छोड़ दिया, 5 को पकड़ लिया, 5 8 जा कितना हो गया 40। अब इसमें अगर आप मान लिया इसको उसी तरीके से क्रॉस चेक करना चाहते हो, सो 2/8 ये कितना हो जाएगा 1/4। 3/12 जब आप 3 को 12 से डिवाइड करोगे तो वो आ जाएगा 1/4, मतलब a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 आ रहा है। लेकिन अब c1 by c2 यहां पर देखिए जरा कितना आएगा 8/40, 1/5 आ गया, मतलब a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 नॉट इक्वल टू c1 by c2 आ गया। तो वो वर्किंग आपको इसमें शो फिलहाल नहीं करनी है, आपने बस ये लिखा एज हियर a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 नॉट इक्वल टू c1 by c2 आ रहा है, इसलिए इसके रिगार्डिंग ही आपने लिख दी दूसरी लीनियर इक्वेशन। अब थर्ड वाले में मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ चुका होगा कि अगर हमें कोइंसिडेंट लाइन के लिए एक लीनियर इक्वेशन इसके साथ में मैच करती हुई लिखनी है, तो आपने देखा कि कोइंसिडेंट लाइंस के लिए रेशियोज में कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होती है। सोचिए, तो कोइंसिडेंट लाइंस अगर हम लोगों को चाहिए तो a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 इक्वल टू c1 by c2, तीनों रेशियोज आपस में होने चाहिए यहाँ पर इक्वल। अगर तीनों रेशियोज आपस में इक्वल होने चाहिए, सेम होने चाहिए, तो इन तीनों में अब आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सेम नंबर से। जी हां, जब आप इन तीनों में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तभी इसके साथ ये वाली कंडीशन हमेशा सेटिस्फाई करेगी, दूसरी वाली लीनियर इक्वेशन। तो आप इन तीनों में अब किसी भी सेम नंबर से कर दीजिए मल्टीप्लाई। वो सेम नंबर मान लिया 5 है, तो आपने सब में कर दिया 5 से मल्टीप्लाई, तो क्या मिलेगा 5 2 जा 10,
5 3 जा 15, 15y हो गया। 8 5 जा 40, -40 इक्वल्स टू 0, खत्म। और इसमें अगर आप फिर से अपने मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए रेशियो का अगर आप इसमें क्रॉस चेक करना चाहते हो, सो जब आप निकालोगे 2/10 मतलब कि A1/A2, तो 2/10 बताइए कितना आएगा? 2/10 आ जाएगा 1/5। फिर आप मान लिया आप इसमें फाइंड आउट करना चाहते हो B1/B2, तो ये B1 होता है और ये होता है B2। सो 3/5, 3/15 ये भी हो जाएगा 1/5। C1/C2 मतलब जो बचे हुए टर्म्स हैं उनको बोला जाएगा C1 और C2, वो भी आप इसमें निकाल लो। -8/-40, माइनस माइनस कैंसिल, 8 1 8 और 8 5 40। तो देख सकते हो A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 आ गया। तो ये वाला केस अब इसमें सेटिस्फाई हो